हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया उसमें बताया था कि आपकी एग्ज़ाम्स कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, किन लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है और जिन लोगों की एग्ज़ाम नहीं होगी उसको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। वो बहुत ही क्लियरली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बीकॉम सेमेस्टर 6 वालों की एग्ज़ाम 25 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, बीकॉम सेमेस्टर 6 की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम अकाउंट और स्टेट को कवर करने वाले हैं, जितना मैक्सिमम कवर होगा उतना। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 2 डिसीजन थियरी। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, ये डिसीजन थियरी की आज हम बात करने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज डिसीजन थियरी? पहले तो डिसीजन समझ लो। डिसीजन तो सबको पता ही है बेसिकली कि डिसीजन लेना दैट मीन्स क्या, कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने एक बुक पड़ी है। अब मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ उस बुक को वहाँ से उठा के मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, या तो फिर मैं उसको इग्नोर करूँ, या तो फिर मैं उस बुक को उठा के अलमारी में रख दूँ। ये अलग अलग डिसीजन है मेरे पास, उसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करूँगा। ये हो गया डिसीजन। मैं एक रास्ते पे खड़ा हूँ, उस रास्ते से 3 अलग और रास्ते निकल रहे हैं, तो मुझे डिसाइड करना है कौन से रास्ते पे मुझे जाना है। ये हो गया मेरा डिसीजन। यही चीज़ होती है कॉर्पोरेट सेक्शन में। जब भी कोई कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, मान लो कि 2 प्रोडक्ट बनाती है, तो उस टाइम पे वो सोचेगी कि कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चालू रखना है और कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो बंद कर देना है। ये क्यों होता है सर? क्योंकि शायद उसको प्रॉफिट उसमें कम मिलता हो, या तो फिर शायद ये भी हो सकता है उसमें जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज अगर दूसरी प्रोडक्ट में यूज़ करे तो उसमें उसका बेनिफिट उसको ज़्यादा मिल सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है, उसमें भी उन लोगों को डिसीजन लेना होता है, इसलिए ये डिसीजन थियरी चैप्टर होता है। और पहले से ही मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्टैटिस्टिक होते हैं उसमें लॉजिक कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। सो दोनों को कंपेयर कभी मत करना। नाउ अभी हम सीखने वाले हैं डिसीजन थियरी के एलिमेंट्स। सो फ्रेंड्स, क्या सीखने वाले? एलिमेंट। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे एलिमेंट ऑफ डिसीजन थ्योरी, और ये एलिमेंट 4 है हमारे पास अभी के लिए। और इस 4 एलिमेंट में क्या है? एक है एक्ट, सेकंड है हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर, थर्ड है हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स, एंड फोर्थ है एस्टिमेट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर। अब इन चारों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 25% है। एग्जाम में 4 मार्क्स का थ्योरी आता है, उसमें भी ये पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर मैं भी पॉसिबल 1 मार्क्स में भी आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले। सो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और 4 मार्क्स के लिए मोस्ट टाइम भी है। सो अभी हम सीखेंगे 1 बाय 1 सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्ट से। और एक्ट की अगर बात करें तो एक्ट क्या होता है, तो देखो फ्रेंड्स, क्लियर लिखा है, इफ़ मैन्युफैक्चर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द 3 आइटम ए बी सी, देन दीज आइटम्स आर डिफरेंट एक्ट और स्ट्रेटजीज। देखो सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, मान लो कि 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, ये तीनों प्रोडक्ट क्या हो गए उसकी, उसमें से उसको डिसाइड करना है कौन सी रन करे। तो ये 3 प्रोडक्ट उसका एक्ट हो गया, या तो फिर उसको स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक फार्मर है, फार्मर के पास 3 चॉइस है, या तो वो राइस, या तो फिर वो कॉटन, या तो फिर वो व्हीट को क्या कर सकता है, उगा सकता है। तो प्रोडक्शन के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है, पर इन 3 ऑप्शन में से किसी एक को उसको सिलेक्ट करना है। बट अभी जो 3 ऑप्शन है ना, वो उसकी स्ट्रेटेजी हो जाएगी, वो उसका एक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और हम जनरली एक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, तो A1 A2 A3 ऐसे हम डिनोट करते हैं जनरली। तो ये हो गया हमारा एक्ट। अब अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट। देखो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, तो देखो द सिलेक्शन ऑफ एनी एक्ट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल कंडीशन, दैट इज स्टेट ऑफ नेचर विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर। देखो जब हमें एक्ट सिलेक्ट करना है ना, वो ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, मुंह देख के, शक्ल देख के, हैंडराइटिंग देख के सिलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई विट ओहो मेरा फेवरेट है, चलो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका प्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता है। जब भी हमें एक्ट सिलेक्ट करना है ना फ्रेंड्स, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं उसको हमें देखना पड़ेगा, उसमें उसके बेसिस से ही हम एक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको ही क्या बोलेंगे हम? स्टेट ऑफ नेचर
नेचर बोलेंगे। और सीधी सी बात है, जो एक्सटर्नल फैक्टर वो कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मॉनसून की। कोई फार्मर है, फार्मर के जब जो फार्मिंग के लिए सबसे ही इंपॉर्टेंट फंडा है, इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है? रेन है। अगर रेन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता है तो क्या हमारे कंट्रोल में उसका प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो रेन कैसे हो सकती है? हैवी भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, लिटिल बहुत कम भी हो सकती है, ये हो सकती है। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर अच्छी रेन है तो कौन सा प्रोड्यूस करेंगे? जैसे कि राइस है ना, उसमें ज़्यादा रेन होती है तो उसको बेनिफिट मिलता है। तो राइस के अगर ज़्यादा रेन होगी तो राइस प्रोड्यूस करेगी। पर क्या मुझे पता है रेन कितनी होगी? नहीं पता है। अगर ये पता चल गया तो बहुत ईजी हो जाएगा ना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे डिमांड का। जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं, सपोज मान लो कि बजाज कंपनी है। बजाज कंपनी वो उसकी बाइक की अगर बात करें तो बाइक में मान लो एक विक्रांत है, एक पल्सर है और एक है हमारे पास एवेंजर। 3 प्रोडक्ट है उसके पास। अब इन तीनों बाइक में से किसका प्रोडक्शन उसको बढ़ाना है, तो वो कैसे पता चलेगा कि किसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, किसकी मार्केट में डिमांड मॉडरेट है, या तो किसकी डिमांड मार्केट में कम है। इसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि किसका प्रोडक्शन और बढ़ाए और किसका प्रोडक्शन कम किया जाए। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो और जनरली हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर को डिनोट करते हैं S1 S2 S3 से। आई होप कि क्लियर हो गया फ्रेंड्स। दोनों में डिफरेंस क्या था? एक्ट क्या है? जो आपके पास ऑप्शन है ना वही आपकी एक्ट। मतलब क्या? विक्रांत, बजाज की अगर बात करें तो विक्रांत, पल्सर एंड एवेंजर, ये उसके क्या हो गए? 3 ऑप्शंस, तो ये हो गया एक्ट। अब इन प्रोडक्ट को किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिमांड के ऊपर डिपेंड है। या तो फिर डिमांड कैसे हो सकती है? हाई हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, लो हो सकती है। तो ये हो गया स्टेट ऑफ नेचर। इसको बोलेंगे S1 S2 एंड S3। नाउ फ्रेंड्स, अब हम सीखने वाले थर्ड पॉइंट जो है हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स। बहुत बार एग्जाम में आ गया है, सिर्फ इस पे ऑफ मैट्रिक्स को भी अकेले को पूछते हैं ये लोग एग्जाम में। सो ये अच्छे से समझ लेना पे ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो पहले तो ये समझो फ्रेंड्स, पे ऑफ क्या होता है? तो पे ऑफ कुछ नहीं है, जो चीज़ आप प्रोड्यूस करोगे उसका रिटर्न कितना आएगा वही आपका पे ऑफ है। इज इट क्लियर? जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द मोनेटरी गेन और लेस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड एक्ट इज नोन एज अ पे ऑफ। जो मॉनेटरी गेन होगा या तो फिर मॉनेटरी लॉस होगा, और वो भी किसका कॉम्बिनेशन है? स्टेट ऑफ नेचर एंड एक्ट का, उसको हम पे ऑफ बोलेंगे। और उसका अरेंजमेंट हमने किया है और उससे जो एक मैट्रिक्स बना है उसको हम बोलेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि क्लियर हो गया है। देखो एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, ये एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या है? तो स्टेट ऑफ नेचर है हमारे पास, हेवी रेन है, मॉडरेट रेन है एंड लेस रेन है, ये मेरे स्टेट ऑफ नेचर है। और अगर मैं बात करूँ क्रॉप की, तो क्रॉप के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 है, राइस, कॉटन एंड व्हीट, ये 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास। और अगर उसकी भी बात करें तो अगर हैवी रेन है तो राइस का प्रोडक्शन 1500 है। फिर देखो मॉडरेट में थोड़ा कम हुआ, लेस रेन में बहुत कम हो गया, सेम कॉटन और व्हीट के लिए भी है। ये हो गया हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर फ्रेंड? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास है 4th नंबर का पॉइंट, वो है एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर। अब ये क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है ना उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती है। जैसे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें हमें पता नहीं है कि भाई बारिश कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, या तो फिर उससे कम होगी। उसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर से हम फसल को क्या करेंगे? बोएंगे। पर अगर ये चीज़ पता चले तो ना, तो उसका सिंपल क्या करना पड़ता है? हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। इसलिए देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है हमने, यहाँ पे लिखा ये देखो, डिसीजन मेकर उसको एस्टिमेट कैसे करेगा? उसके पास्ट एक्सपीरियंस से करेगा। और सेकंड थिंग क्या है भाई, उसके पास कोई साइंटिफिक मेथड है तो उसका यूज करेगा। पता है ना, मैं गवर्नमेंट बार बार बोलती रहती है इस बार ऐसा रेन होगा, इतना % होगा, ये होगा, वो होगा। ये सारी चीज़ को यूज करके हम क्या करते हैं? अंदाजा लगाते। इसलिए बोला गया ये सिर्फ एस्टिमेट ही है, ये कोई 100% श्योरिटी नहीं होती है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि आपको चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए हो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कितने एलिमेंट देखे? 4 एलिमेंट देखे। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था हमारा? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक्ट का मतलब होता है जो हमारे पास ऑप्शन है वो। सेकंड देखा हमने, क्या देखा? तो स्टेट ऑफ नेचर, वो क्या था? जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे वो। थर्ड हमने देखा पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या था? तो पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये था सर कि जो हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर है एंड जो हमारे पास एक्ट है उसका कॉम्बिनेशन करके मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है वो। एंड फोर्थ वन हमने देखा एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर, कि भाई हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या सीखने वाले हैं? तो मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की जो अलग अलग मेथड है वो सीखने वाले। वैसे तो बहुत सारी है पर अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारा मैक्सिमीन प्रिंसिपल। देखो फ्रेंड्स, ये जो मेथड है ना एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? 4 मार्क्स में अगर पूछ लिया, या तो फिर कोई एक पूछेंगे
2 मार्क्स में पूछ लिया, 1 मार्क्स में पूछ लिया, वैसे करके इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं, पर है बहुत ईजी। अगर एग्जाम में आए तो 100% आपको आना चाहिए, इतना ईजी है। डन, तो आज अभी के अभी ही सीख लेना है। उसके लिए देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, मैक्सिम मीन प्रिंसिपल। अब जब ये मैक्सिम मीन प्रिंसिपल या मैक्सिम मैक्स प्रिंसिपल आएगा तो आपको क्या देखना है, मैक्सिम मीन, सेकेंड वर्ड कौन सा है, मिनिमम। क्लियर। अब देखो आपको एग्जाम में है ना इतना दे के रखेंगे, ये पे ऑफ मैट्रिक्स आपको इतना दे के रखेंगे, एक साइड इवेंट दिया होगा, एक साइड एक्ट दिए होंगे, और उसके बाद हमें कुछ प्रोसेस करनी है। तो ये वर्ड क्या है, मिनिमम। तो हमें क्या करना है, हर एक एक्ट में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे कि ये फर्स्ट है, उसमें 10 -5 16 एंड 8, उसमें मिनिमम कितना है, तो उसमें मिनिमम -5 है, तो उसमें से हम कितना सिलेक्ट करेंगे, -5 सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर बात करें हम A2 की, तो A2 में मिनिमम कितना है, तो 2 14 8 8 2 मिनिमम है, तो हम वहाँ से कितना सिलेक्ट करेंगे, 2। वैसे A3 में मिनिमम -8 -6 2 है, तो इसमें से भी सबसे मिनिमम कौन सा हो जाएगा, तो -8। पता है ना, उसमें तो जितना और ज़्यादा माइनस होगा वो मिनिमम होगा। जैसे यहाँ पे -8 लिया और A4 में -4 सबसे छोटा था, तो वो -4 ले लिया। इज इट क्लियर नाउ। अब ये जो मुझे मिनिमम पे ऑफ मिला, वो मिनिमम पे ऑफ में से अब जो फर्स्ट वर्ड था वो कौन सा था, मैक्सी। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। मैक्सिमिन, जो सेकंड वर्ड है मिनिमम, तो मैंने मिनिमम में जो एलिमेंट है या तो पे ऑफ है वो फाइंड किया। उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो। तो देखो -5 2 -8 एंड 4, इन सब में से अगर बात करें तो सबसे बड़ा कौन है, तो 2। मतलब, और वो भी 2 कहाँ से है, एक्ट A2 से है, तो कौन सा एक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, A2। द मिनिमम पे ऑफ, द मैक्सिमम पे ऑफ फ्रॉम मिनिमम पे ऑफ इज 2 एंड विच इज फ्रॉम एक्ट A2, दैट्स वाई एक्ट A2 शुड बी सिलेक्ट। इज इट क्लियर। आई होप कि क्लियर हो गया। ये है मैक्सिमिन प्रिंसिपल। अगर ये समझ में आया तो इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं मैक्सिमैक्स प्रिंसिपल, ये भी समझ में आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट वर्ड मैक्स, सेकंड वर्ड क्या है, मैक्स, वो भी मैक्स है। मतलब ये जो एक्ट, वही एग्जांपल है जो ये एक्ट पे ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें से हमें हर एक में से मैक्सिमम चाहिए। देखो ये A1 है, A1 में सबसे बड़ा कौन, तो देखो 16 है, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, बराबर। सेकंड में 14, सब में से A2 में था, A3 में से सबसे बड़ा 16, वैसे करके A4 में भी मुझे 10 मिला। अब ये जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिला है मुझे, मैक्सिमम पे ऑफ जो मुझे मिला है, उसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा था, मैक्सी था, मतलब मैक्सिमम। तो इन एलिमेंट में से सबसे बड़ा कौन सा, तो इन एलिमेंट में से 16 बड़ा है सर, वो 2 बार है, कोई बात नहीं। तो वो A2 एंड A3 दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि A2 में 18 होता, तो हम सिर्फ 18 वाला, मतलब कि A2 या तो फिर A1 को ही सिलेक्ट करते, पर अगर 2 है तो हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम थर्ड मेथड की, वो है लाप्लास का प्रिंसिपल। देखो लाप्लास भैया ना बहुत अच्छे थे, उसने क्या बोला, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, आप सिंपल फंड अप्लाई करो, जो भी आपके पास एक्ट की वैल्यू है ना उसका कर दो सिंपल सा टोटल, और टोटल करने के बाद उसका ले लो एवरेज, खत्म हो गई बात। आप ओके, तो हमने बोला ठीक है करके देख लेते हैं। जो पहले वाला एग्जाम्पल था ना वही एग्जाम्पल है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। उसमें हमने क्या लिया था, देखो एक्ट A1 जो है ना उसमें 10 -5 16 एंड 8 था। क्लियर, वही चीज़ मैंने यहाँ पे ली है लाप्लास में भी। देखो ये एक्ट A1 है, उसमें 10 -5 16 एंड 8 सबको प्लस कर दो, जो माइनस है उसको माइनस कर दोगे, और डिवाइड बाय 4, क्योंकि वो 4 थे, स्टेट ऑफ नेचर S1 S2 S3 S4 4 थे, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। सो 24/4 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट का आंसर मिला सेम, A2 A3 A4 सबके लिए हर एक एक्ट का टोटल करो, उसको 4 से डिवाइड करो, तो हर एक का आंसर हमारे पास कितना आया, तो फर्स्ट का आया 6, फिर 8, फिर 0.5, फिर 6। अब क्या बोलते हैं लाप्लास की, जो भी आंसर है उसमें सबसे जो हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट कितना है फ्रेंड्स, 8 है, वही उसका आंसर, मतलब एक्ट A2 आंसर हो गया। तो कौन सा एक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो एक्ट A2 शुड बी सिलेक्ट। इज इट क्लियर। आई होप कि क्लियर हो गया है। तो ये लाप्लास था, बहुत ईजी था। अब हम सीखने वाले थे वो हॉर्विट्ज प्रिंसिपल है। अब देखो बाकी के 3 में तो कोई फॉर्मूला इतना कुछ था नहीं, पर हॉर्विट्ज बोलते हैं अगर आपको मेरे मेथड अप्लाई करनी है तो आप लोगों को एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और उस फॉर्मूला के लिए आपके पास होने चाहिए अल्फा। तो ये अल्फा तो मैंने अभी यहाँ पे दे दिया है 0.7, एग्जाम में भी आपको दे के रखेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम पे ऑफ। A1 की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो अल्फा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस A1 एक्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उससे। क्लियर,
ओके और मैं क्या करूँगा 1 माइनस अल्फ़ा और उसी एक्ट की जो मिनिमम पे ऑफ होगा उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा के साथ, मिनिमम को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फ़ा के साथ। आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने है ना 0.7 मिनिमम जो अल्फ़ा था वो हर एक में लिख दिया, बराबर। फिर यहाँ पे 1 माइनस 0.7 हर एक में लिख दिया, क्लियर। फिर ये 16, 14, 16, 10 जो हमने मैक्स में देखा था, याद है उसमें नीचे जो मैक्सिमम मिला था। अब वो फिर से एक बार पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, तो वो जो मैक्सिमम हर एक एक्ट का था ना वही मैंने लिख दिया। A1 का 16, A2 का 14, फिर 16, फिर 10, और यहाँ पे मिनिमम भी मैंने ऐसे ही लिखा है -5 2 -8 -4। फिर सिंपली क्या किया मैंने, उसका कैलकुलेशन 16 इंटू 7 करोगे 11.2, फिर -5 इंटू 0.3 करोगे तो -1.5। यहाँ पे आप -0.3 भी लिख सकते हो, समझाने के लिए मैंने 1 माइनस 0.7 लिखा है। तो फाइनल आंसर उसका 9.7 आएगा। वैसे करके हर एक का आंसर आएगा। एक का 10.4 आया है, एक का 8.8 आया, एक का 5.8 आया, और इन सब में से जो सबसे ज़्यादा है जो है 10.4, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स एक्ट A2 शुड बी सिलेक्टेड। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कितनी मेथड सीखी? 4। फर्स्ट मेथड कौन सी थी? मैक्सिमिन। उसमें हमें क्या करने का, जो सेकंड वर्ड है मिनिमम, उसके हिसाब से हमें हर एक एक्ट में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, और फिर क्या करना है, जो मिनिमम एलिमेंट मिला है उसमें से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। सेकंड मेथड सीखा हमने मैक्स, उसमें हर एक एक्ट में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है और उसमें से भी मैक्सिमम देखना है। थर्ड मेथड हमने देखा लाप्लास भैया ने तो बहुत सिंपल बोल दिया, एक काम करो सबका टोटल करके डिवाइड बाय उसका जितना भी स्टेट ऑफ नेचर उससे डिवाइड कर दो, दैट मीन्स एवरेज ले लो, और उसमें जो मैक्सिमम आता है वो मेरा आंसर रहेगा। फिर हॉर्विट्ज़ आए, उसने कुछ फॉर्मूला दिया, उसके लिए अल्फा चाहिए, उस आंसर जो भी आते हैं उसमें भी सबसे मैक्सिमम जो होता है वो आपका क्या रहता है, आंसर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके जो नए नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू वेरी मच।